बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। सुबह सवेरे आपके सामने शो लेकर आते हैं और आजकल थोड़ा सा मिक्स मौसम चल रहा है। किस तरीके से कभी बारिश हो जाती है और कभी फिर से वही वाली गर्मी हो जाती है। सो हम इसका शिकार हैं कराची वाले, लेकिन शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि 2 दिन वीकेंड अच्छे गुजरे, दिन अच्छा गुजरा, लेकिन रातें वैसे ही हो गई गर्मी वाली, हद ज़्यादा। असल में वो गाने गुनगुनाते गुनगुनाते इंसान परेशान हो जाता है। आए मौसम रंगीले सुहाने से, ए अब्रे करम आज इतना बरस, तो बरसात के दिन आए। दरअसल बहुत सारे गाने अब्रे करम आज इतना बरस, देन इतना बरस के अल्लाह ताला कराची पे रहम करे। सड़कें गीली हमारी इतनी ना हो कि उसके अंदर ज़ेरे आब ना हो। ज़ेरे आब, घुटनों पानी। अच्छा, वैसे की तो नौबत नहीं आई। वैसे कल और परसों बारिश ठीक रही, क्या ख्याल है आपका? वो मतलब एक स्पेल हल्का फुल्का एक आधे घंटे का मेरे ख्याल में रहा, आधे से पौने घंटे का। लेकिन आपको याद है जुमे के दिन हमारे नुमाइंदे थे अनवर, वो कितना खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे आज हवाएं चल रही हैं, मेरा मूड अच्छा। वो हवाएं उस दिन चली, 2 दिन चली, उसके बाद कहाँ गई वो हवाएं? अच्छा, मौसम का ताल्लुक सदफ अब्दुल जब्बार आपके मूड से होता है या मूड का ताल्लुक मौसम से होता है? मूड का ताल्लुक मौसम से होता है, लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप इतना लंबा गर्मी का स्पेल होता है तो आप इसे चेंज कर दें, सिचुएशन को रिवर्स कर दें, मूड खामा अच्छा रखें, अच्छी अच्छी बातें सोचें। हाँ, बस ये कर हर किसी को देख के मुस्कुराते रहें। नहीं, हर किसी को देख के ना मुस्कुराएं, नहीं मुस्कुराएं, लेकिन बस मुस्कुराते रहें। जो अच्छा दिखे उसको देख के मुस्कुराएं। ये अशफाक का कमेंट है, मेरा मशवरा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात दरअसल ये सुन है लिया आपने? क्या फरमाएंगे? बारिशों का जिक्र करें, वो ज्यादा बेहतर है। ओहो, क्या बात है। और तो भाई बात ये है, फिलबदी शेर भी आ गया है। कच्चा मेरा मकान है। तो बात ये है कि हमने बारिश का तस्करा किया। कल गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई, उससे पहले भी जो दिन था तब भी बारिश हुई, यानी कि हफ्ते इतवार पूरा वीकेंड पे स्पेल्स हुए बारिश के। और उसके अंदर ये है कि बल्कि सैटरडे को तो मैंने ये चीज़ नोट की कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि बादलों ने इससे पहले हमारे साथ इतनी बार धोखा किया, आंख मचोली की, कि हमें तवक्को नहीं थी कि बारिश होगी। लेकिन वो बारिश हुई, ऐसी सडन बारिश हुई कि उसमें कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद था, तो वहाँ पर जो हमने मंजर देखे तो वहाँ पर भाई जिन जिन इलाकों में नए नाले बने थे, मैं हैरान था कि वो नाले ज़ेरे आब, क्योंकि मसला नालों के बनने का नहीं है, मसला उनके कचरे से अटने का है और उनको साफ़ ना किए जाने का है। तो केडीए चौरंगी बड़ा मशहूर मारूफ एक जगह है, वहाँ पर पूरा पानी, उसके बाद हैदरी का इलाका ज़ेरे आब रहा। अच्छा, ये मैंने सिचुएशन बताई आपको सैटरडे की बारिश की। फिर बारिश हुई कल भी तकरीबन कोई सहपहर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। सदफ, आपने कब नोटिस की बारिश, ये बताएं? बारिश जब हुई, जब बारिश हुई। अच्छा, बारिश से पहले जरा माहौल बन गया था, बिल्कुल हल्का ऐसा अंधेरा सा छा गया था, तो वो आपके लिए दिन में बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि आपने बड़ी ब्रॉड डे लाइट देखी होती है कराची में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दिन के वक्त यानी 2-3 बजे अंधेरा छा जाता है तो कि भाई या तो आंधी आएगी या फिर बारिश होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कराची में हमें पानी उस तरीके से नज़र नहीं आया, कुछ इलाकों के अलावा। तो वहाँ पर पानी अभी भी है, सफाई हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे नाले हैं बड़ा मसला है। पता नहीं क्यों हर साल ऐसा होता है, जब बारिश होती तो ख्याल आता है कि जी इनकी सफाई होनी थी। अच्छा, तो उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए। किरदार जहाँ पर आपकी ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, उसके साथ साथ आपकी सूबाई हुकूमत का भी आप कह सकते हैं। मोहल्ले की सतह पर भी जो नाले होते हैं वो यूनियन काउंसिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सफाई का अरेंजमेंट करें। फिर उससे हट के आवाम की जिम्मेदारी है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर कचरा वहाँ पर फेंका जा रहा होता है और अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं, क्योंकि कोई नाला ऐसा नहीं है जहाँ पर जो शॉपिंग बैग से अटा हुआ ना हो। तो मतलब बी वेरी केयरफुल। अच्छा, बड़े बड़े बिन्स भी कहीं रखे होते हैं, उनमें भी आप कर सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ़ाइन लगते हैं, तो लोग इन चीज़ों से, इन हरकतों से बचते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे, इससे आप कमा सकते हैं। इंस्टेड कि आप आवाम पर टैक्स लगा दें, आप इस तरह के जुर्माने करें, मुल्क भी साफ़ सुथरा रहेगा और आवाम भी जो है वो ख्याल करेंगे, उनका सिविक सेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा जी, तो ये बताया जा रहा है कि मज़ीद 2 दिन ऐसे हैं जब बारिश बरसेगी कराची में, आज और कल, और मानसून जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, बुध तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आज मंडे है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि मज़ीद बारिशों के साथ साथ जो मानसून की हवाएं हैं वो भी दाखिल हो जाएंगी मुल्क में। अच्छा, ऐसा ना हो कि वो बादलों को ही उड़ा के
हाँ, यहाँ के बादलों का तो नहीं पता, लेकिन पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल जारी है और वहाँ पर टेस्ट मैच का स्पेल हो रहा है, यहाँ पर होता है T10 का स्पेल। तो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र PDMA ने मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। पंजाब में आइंदा 3 दिन तक बारिश मुतवक्के है। 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के कई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, DG खान, बाहुलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में भी मॉनसून के बादल अपना रंग जमाएंगे। क्या बात है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पंजाब हो या फिर बलाई खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पे काफ़ी बेहतर मौसम है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब। थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा सा हमें बता दें कि पंजाब में तो अभी तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कराची वाले कि कौन सा स्पेल है, गिनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में माशाल्लाह चौथा स्पेल जो है वो शुरू हो गया है। सो ये कितनी बारिशें मुतवक्के हैं और कैसा मौसम रहेगा? इस साल जो है मानसून का सीजन शुरू होते ही बारिशों का आगाज तो हो गया, लेकिन बहुत बड़ी बारिशें नहीं हो सकी, क्योंकि इस साल जितनी भी तीसरा चौथा स्पेल जो है मगरबी हवाओं के तहत जो बारिशें हो रही हैं, मानसून का जो है एक्चुअल बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जिससे बड़ी बारिशें होती है और ग्राउंड जो है या जमीन जो है वो काफी हद तक ठंडी हो जाती है। इससे ये हुआ कि बारिशें तो होती रही, लेकिन ये है कि टेम्परेचर कम नहीं हो सके, हबस भी बढ़ गया और उससे ये हुआ फील लाइक टेम्परेचर पंजाब में 50 से ज्यादा रहा पिछले दिनों। तो अब ये है कि जो अब स्पेल शुरू हुआ है इसमें से बारिशें अच्छी होंगी अगले 2-3 दिन से, और 28 तारीख से एक और बड़ा स्पेल जो है दाखिल हो रहा है। तो उससे ये होगा कि इस एक हफ्ते में जितनी जुलाई के पूरे महीने में पिछले 20-22 दिन में बारिश हुई, उतनी बारिशें ये एक हफ्ते में हो जाएंगी पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में फैल के। और कराची में भी जो ये अभी स्पेल जारी है, इसमें भी इस महीने के एंड में 25 के बाद एक अच्छी बारिशें का स्पेल कराची और सिंध में भी लगेगा। और उससे ये होगा कि टेम्परेचर जो है जो पंजाब में 40 के करीब जा रहे हैं, ये कम हो 3-4 डिग्री कम हो जाएंगे एवरेज टेम्परेचर, और जो है फील लाइक टेम्परेचर जो है उससे 7 से 8 डिग्री का कमी आएगी, जिससे काफी कंफर्टेबल हो जाएगी। और बारिशों के ये जुलाई की बारिशें जो है वो काफी अच्छी। तो एक चीज मुझे फरमाइएगा कि एक तो ये जो फील्स लाइक और ये जो एक्चुअल टेम्परेचर है, इसमें फ़र्क का गैप बढ़ता क्यों जा रहा है? I mean, पहले तो इतना नहीं, 2 से 3 डिग्री का होता था, अब ये ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी क्या रीज़न है? जी, इस साल का जो सीज़न है वो थोड़ा सा बाकी रूटीन के सीजन से, तो इस साल जुलाई के स्टार्ट से ही बारिशें शुरू होने से जुलाई में ही जो थी मॉइस्चर की जो थी उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, नमी तो बढ़ गई, लेकिन उससे बड़ी बारिशें ना होने की वजह से क्या हुआ है कि उसमें से टेम्परेचर में वो जो थी या ग्राउंड में जो थी उसकी तपश उसमें कमी ना आ सकी। हल्की बारिशें हुई और बेकर के हुई, स्कैटर्ड हुई, और कुछ जगह पे जैसे लाहौर में एक बड़ी बारिश होगी, लेकिन वसी इलाके में बड़ी बारिश नहीं हो सकी। नमी का तनासब ज्यादा हो गया और टेम्परेचर उतने नहीं हो सके। उससे क्या हुआ कि एक्चुअली जो टेम्परेचर और फील लाइक टेम्परेचर में तकरीबन 10 डिग्री का फर्क पड़ गया। तो नॉर्मली ये होता है कि जुलाई में जब बारिशें शुरू होती है तो एक बड़ा स्पेल लग जाने के बाद फिर टेम्परेचर 40 से नीचे आ जाते हैं, पंजाब के 35 की रेंज में, 36 में। तो अब वो 3-4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है और नमी ज्यादा होने की वजह से फील लाइक काफी जो है। हम पहले ऐसे जो कंपैरिजन होते थे ना शायद साहब, वो करते थे ये इंटर बैंक में डॉलर और ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस में, कि उसमें इतना फ़र्क होता था। अब ये हिसाब किताब है। अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो हमारे आबी ज़खायर हैं उनके लिए जो बारिश आपने कहा कि उतनी खुल के नहीं हो सकी हैं, तो उनके लिए वैसे कैसी सिचुएशन रहेगी? क्योंकि हम ये अक्सर रिपोर्ट करते थे कि हमारे डैम्स और आबी ज़खायर भर गए, तो आगे इतने अरसे के लिए कारआमद रहेंगे और ये सिलसिला रहेगा। इस बार कुछ अंदाज़ा, और फसलों के लिए भी उसके हिसाब से भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। अभी जितने स्पेल हुए हैं हमारे जो अपर कैचमेंट एरिया जिनसे दरियाओं में पानी आना था, वहाँ बारिशें नहीं हो सकती। हमारे कश्मीर के इलाके की बारिशें भी जो मानसून का खास एरिया है वहाँ भी नॉर्मल से कम है, सियालकोट में भी नॉर्मल से कम है, इतनी बारिशें नहीं हुई। तो अब जो स्पेल आ रहे हैं वो अपर कैचमेंट में होंगे और दरियाओं में और नदी नालों में भी पानी आएगा और डैम में भी वो जो पानी की पोजीशन काफी बेहतर होगी। अब लेकिन आजकल जो है दरिया जेहलम में मंगला डैम पे 20-22 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है, क्योंकि जो बर्फ थी वो तो मेल्टिंग हो चुकी है। बारिशों का तो बारिशें अपर कैचमेंट में ज्यादा ना होने से दरियाओं में भी पानी कम है, लेकिन ये कि अब ये जो बारिशें होंगी अगले
2 हफ्ते में जो है, जो स्पेल है पहले, उसमें से इनकी दरियाओं की पोजीशन भी काफी बेहतर हो जाएगी और डैम्स भी। लेकिन फिलहाल अभी जो जुलाई के दिनों में तो दरियाओं में बड़े सैलाब का खतरा नहीं है, लेकिन ये अच्छा पानी आएगा और दरियाओं के लिए भी और डैम के लिए भी। और खास तौर पे ये जो बारिशें हुई उससे एक फायदा हुआ कि जो हमारे चावल की काश्त के पंजाब में इलाके, उनमें 2-3 बारिशें होगी, उनके लिए ये बड़ी फायदेमंद थी, वक्फे वक्फे से हुई। ठीक है। और उन जिम्मेदारों को इस लिहाज से तो बड़ा फायदा हुआ। चलें, थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब। और कुछ आपने बड़ी अच्छी हमें खबरें सुनाई हैं कि फील्स लाइक जो है वो कम हो जाएगा, दूसरे ये बारिशों का स्पेल अभी जारी रहेगा। और उन्होंने रीज़न भी दिया कि हाँ। बेसिकली इस बार ये हुआ है कि टेम्परेचर उस तरह से कम नहीं हुए और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से ये जो फील्स लाइक टेम्परेचर है इसमें काफ़ी फ़र्क है। यू रिमेंबर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट जब ये होता था इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट्स में, जी डिफरेंस कितना हाँ। है। अब ये इसका वेदर का भी हमें डिफरेंस यही लग रहा है, 10 से 12 डिग्रीज का फ़र्क बहुत होता है। बस, अच्छा तो जी, अब हम इकोनॉमी का असर मौसम पे भी पड़ रहा है। हाँ जी, अब ये है कि एक मतलब वैसे तो कोई चीज़ अच्छी हमें नसीब नहीं होती, और नसीब होती है तो वो भी चोरों के हत्थे चढ़ जाती है। अब हुआ ये है कि रावलपिंडी में चोरों ने सैलाब की इतला देने वाला सिस्टम, उसको भी नहीं बख्शा। आप अंदाज़ा कीजिए, नाला लई में कटारियाँ का मकाम है, कटारियाँ पुल है, वहाँ से नाला लई गुजरता है, और वहाँ पर जो सिस्टम नष्ट था उसको चोर ले उड़े, और उसके साथ सोलर पैनल और सेंसर्स वगैरह लगे हुए थे, 2 लाख से ज़्यादा की बैटरियाँ थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सिस्टम जाके कहाँ लगाएंगे। अच्छा, अपने मुझे घर में बताएं कुएं पे क्या लगाएंगे, वो क्या पूरे करेंगे टूल्स उसका? के साथ आए थे, किस तरह उन्होंने ये सिस्टम निकाला होगा और निकाला होगा और उसमें वक्त लगा होगा। उसको लेके कैसे गए ये होंगे? बड़ा खुला इलाका है, यहाँ पर आसपास लोग गुजरते हैं, और मुझे हैरानगी इस बात की है कि क्या उस सिस्टम की निगरानी पर, वो कहते हैं ना कि मुफ्त की चीज़ के कोई ख्याल नहीं करता, तो ये कितना टाइम लगा होगा इसको चोरी और करने में। अशफाक, आपको एक बात बताऊं, सैलाब और बारिश की पेशगी इत्तला देने वाला ये जदीद सिस्टम हमें किस मुल्क ने तोहफे में दिया था? जापान ने तोहफे में दिया था। जापानी तोहफा चीज़ों की चोरी किया वैसे ही है, आप देखें। तोहफा। आजकल चलें। कितनी डिमांड है चोरी जापान। करके मुझे लगता है कि ये उन्होंने भी कहीं बेचा ही होगा, क्योंकि वैसे तो उनके किसी काम का नहीं है। बाबर मलिक हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। भाई बाबर, ये बताएं कि ये कटारियाँ का जो इलाका है, ये ऐसा इलाका नहीं है कहीं छुपा हुआ हो, ये हुआ कैसे ये वाक़या? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मैं इस वक्त आईजेपी रोड पे हूँ, और मेरे दाएं जानिब जो है वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, और बाएं जानिब ये रावलपिंडी, और बीच में आईजीपी रोड है, और ये कटारियाँ का मकाम है, जहाँ पे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आने वाली जो पानी का बहाव है नाला लई में, यहाँ कटारिया के मकाम में इस पर जो है बहता है, और फिर ये रावलपिंडी में नाला लई में शामिल होकर जो है यहाँ से सवां तक जाता है। हुआ ये है कि ये मेरे अकब में आपको बिल्कुल एक चबूतरा सा बना नज़र आ रहा होगा। इस चबूतरे के साथ एंटीना लगा है, जदीद सिस्टम लगा है। ये जापान हुकूमत की जानिब से महकमा मौसमियात को तोहफे में दिया गया था, और इस सिस्टम में GPRS सिस्टम था, और ये खुदकार सिस्टम जो है वो मैसेज जनरेट करके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतज़ामिया को भेज देता था कि बारिश इतनी हुई है और नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह ये है। ये सिस्टम नामालूम चोर जो है वो बैटरियाँ, जदीद बैटरियाँ, सेंसर और दीगर आलात जो है वो यहाँ से निकाल के ताले तोड़ के ले गए। थाना न्यू टाउन के अंदर इसका एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये सिस्टम अब रिकवर करना अशद ज़रूरत है, या वफाकी हुकूमत जो है इसका कोई मुतबादिल जो है अरेंजमेंट करे। जी जी, तो अब अरेंजमेंट कैसे होगा? फिर रिक्वेस्ट की जाएगी जापान को? पता नहीं भाई, तोहफे में हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, अब अल्लाह जाने। बस या हमारी कोई कबाड़ की मार्केटों को चेक करे, क्या पता वहाँ कहीं वहाँ से मिल रिकवरी हो सकती है, और आई होप कि हो जाएगी। वरना ही कहाँ लेके जाएगा ये बंदा? अपने घर पे लगा लें, क्या पता क्या करेंगे वो। उन्होंने कहा सोलर सिस्टम से शायद हमारी बिजली बनना शुरू हो जाए। तो बहरहाल ये अब सैलाब की पेशगी निजाम, अब वो पुलिस की आमद की पेशगी इत्तला देगा क्या? पता नहीं, वो कोई जुगाड़ में तो माहिर है। मतलब एक तो चोर किसी हद तक लूट के खा गए, फिर दूसरा IPPs जो हैं वो पाकिस्तान को लूट के खा गए। IPPs का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि आप ये देखें कि उनको वो, आप अक्सर ये सुनते होंगे, अब जब से बिजली का बिल बढ़ा है ना, मुझे लगता है कि हर कोई जो है वो माहिर मुआशियात और मैथमेटिशियन हो गया है भाई। बनना पड़ता है, क्योंकि ये जो कैपेसिटी पेमेंट है
फ़र्ज़ करें गौहर एजाज साहब ने फिर दोबारा ट्वीट किया है, और ये उस सारी एक्सचेंज जो हुआ था ना, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते, जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब और गौहर एजाज, इन दोनों के दरमियान सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स ऐप पर बाकायदा गुफ्त शनीद हुई, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये IPPs के मुआहदे आवाम पर बोझ हैं, और 60 रुपये फ़ी यूनिट तो बनता ही नहीं है। वो कह रहे हैं आप कैपेसिटी पेमेंट जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अवैस लगारी साहब ने उन्हें निगेट किया, कहने लगे आपके फैक्ट्स इनकरेक्ट हैं। और लेकिन कल भी गौहर एजाज साहब ट्वीट करके कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजली के यूनिट एक पावर प्लांट को दिए जा रहे हैं मुआहदों की वजह से, जो कि 750 रुपये फ़ी यूनिट हमसे ख़रीद रही है। कोयले के पावर प्लांट्स उन्होंने बताया औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीद रही है, और सोलर से 50 रुपये फ़ी यूनिट से ज़्यादा, सब 20% से कम सलाहियत पर। और IPP को अदायगी अब तक जो की गई है 1.95 ट्रिलियन रुपए की गई है। सो ये वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसकी 52% जो है वो IPPs हैं, वो ओन करती है। 28 जो है वो हमारी जो कह लें प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल ओन करता है। तो हुकूमत अगर जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं उनको नहीं छेड़ सकती, तो जो वो खुद ओन करती है यानी हुकूमत को पैसे दे रही है, उनको तो छेड़ सकती है। तो ज़रा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें कि ये जो सदफ आपने एक्सप्लेन किया दैट वाज ब्यूटीफुल कि 52% जो है वो गवर्नमेंट के अपने। अच्छा, इसके अंदर एक पहलू आपने कितने रकम की बात की थी? 1.something ट्रिलियन। हमने 1.95 ट्रिलियन दे दिए, 2.11 ट्रिलियन हमें देने हैं। और एक और चीज़ ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत के गवर्नमेंट के अपने जो IPPs हैं गवर्नमेंट के, उनको जो अदायगियाँ हैं वो डॉलर्स में की जा रही हैं सदफ जी। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तानी करेंसी में उनकी अदायगी नहीं हो रही, हुकूमत एक हाथ से पैसे लेके दूसरे हाथ से डॉलर्स में उनकी पेमेंट कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चले एक तो वो ये मरे को 100 दुर्रे वाली बात हो गई है, तो भाई डॉलर्स में अदायगियों की तुक क्या बनती है? और देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी पे आप जो है चार्ज कर रहे हैं कि उन्होंने जो शुरू में मुआहदा कर दिया जिस पे जो उनकी इस्तिताअत है, लेकिन कुछ तो 25 से भी कम, 25% से भी कम बना रहे हैं, कुछ 25% तक बना रहे हैं, लेकिन वो आपको 100% चार्ज कर रहे हैं। अब हुकूमत उनको अदायगी कैसे करेगी? वो आपके बिलों में वो टैक्स ऐड कर देगी, तो फिर बर्डन आप पर आएगा, इसलिए भी आपके बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं। भाई मेरी ये वही बात हो गई कि अगर जैसे घर पे आप कोई पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी, लेट्स से कि 2 kV का है, तो भाई वो 1.3 देगा, 1.4 देगा, 1.5 देगा। इसी तरीके से गाड़ी आप ले लें यार, आप अगर गाड़ी आपकी है तो उसके ऊपर 180 का अगर कांटा बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा वो 180 करे। या मेरी और अगर सदफ की कोई कैपेसिटी के हम 12 घंटे या 14 घंटे या 16 घंटे इलेक्शंस के दौरान काम कर सकते हैं, तो वो हमारी टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है। ये नहीं है कि रोज़ हम इतना काम कर सकते हैं। तो ये यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस, और अभी तो मामला इससे भी ज़्यादा ख़राब है। और आप ये देखें, ये सिर्फ एक आम सारिफ को मुतासर नहीं कर रहा, आपकी इंडस्ट्री महंगी हो रही है, ईंधन महंगा हो रहा है, उनको भी बिजली के बिल आ रहे हैं, और जाहिर है वहाँ पर 24 घंटे ऑलमोस्ट काम हो रहा होता है, तभी आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है। वो पड़ोसी मुल्क के हिसाब देख लें सदफ, यू शेयर द डेटा कि उसके अंदर क्या हिसाब किताब है कि वहाँ पर परसेंटेज क्या है, मतलब बिजली की रेट्स क्या है। अच्छा, इससे इंडस्ट्रीज को क्या नुकसान होगा वो अपनी जगह, आम सारिफ को क्या नुकसान हो रहा है, क़ुव्वत ख़रीद कहाँ चली गई, कोई समझने से कासिर नहीं। और हम इतना इस मामले पे इतना पीटते रहे कि IPPs ये कर रहे हैं, IPPs ये कर रहे हैं, IPPs ये कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो आधे से ज़्यादा मामला तो गवर्नमेंट के अपने हाथ में हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखें आपके पड़ोस में मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनकी GDP बहुत अच्छी तरह भी ग्रो कर रही है, इंडिया है, बांग्लादेश है, लेकिन वो अपनी आवाम पर उन्होंने ये बिजली के बिलों का बर्डन नहीं डाला हुआ। 7 रुपये तकरीबन फ़ी यूनिट ले रहे हैं, 500 यूनिट से ज़्यादा वाले इंडिया वालों को 11 रुपये यूनिट पड़ रहा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में। उससे भी अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, वो भी ऑलमोस्ट 35 रुपये के बराबर बनते हैं, वो भी 60 रुपये नहीं बनते हैं। कल हमने देखा FPCCI वीकेंड पर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बिजनेस ट्रेडर्स की जानिब से, उन्होंने भी इसी तरह से नंबर्स जो है वो कोट किए। उन्होंने कहा कि क्यों ये मुआहदे किए गए, इनको क्यों रिविजिट नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि हमें बताया जा रहा है जनवरी में 3 से 5% जो है वो कमी आ जाएगी बिजली के बिलों में, वज़ीर तवानाई ये फरमा रहे हैं, लेकिन दिसंबर तक क्या करेंगे लोगों की सकत नहीं रही है। 30,000 कमाने वाला 40,000 का बिल कैसे अदा करेगा, ये सोचने की जरूरत है। इस वक्त किसी भी आप सोशल मीडिया के फोरम पे चले जाएं, एवरीबडी इज डिस्कसिंग व्हाट, मेरा बिजली का बिल इतना आया, मेरे यूनिट्स इतने हैं, कहीं पर बैठे किसी से जाके बात करें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। अच्छा, और इसमें कोई तफरीक नहीं रही है। अच्छा, इसमें अब चक्कर क्या है, इसमें जो लोग इजाफा कर सकते हैं
मिसाल के तौर पर बेकरीज वाले, नान बाई, ट्रांसपोर्ट वाले, एट्सेट्रा जो आज़ाद हैं, जिनके ऊपर अभी टैक्स की तलवार नहीं लटक रही है, जो ऐसे कारोबार है जो टैक्स की पहुंच से बाहर हैं, उनके लिए आसानियां क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी मर्जी से दे ओन देयर बिजनेसेस, वो इजाफा कर लेते हैं। और इस वक्त असल बात यह है कि गौहर एजाज साहब ने जिस तरह से फरमाया था, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ही सेड कि मामला इस चीज़ का नहीं है कि हमारी कैपेसिटी का, मसला हमारी नीयत का है, मसला गवर्नमेंट की नीयत का है और ये चीज़ नज़र आने का है, मैनेजमेंट का है। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। ये बोलते हैं कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज ही नहीं हो सकते, ये टेक और पे किसके? 52% तो गवर्नमेंट के अपने हैं। 37,000 करोड़ 3 प्लांटों को दे दिया गया है, जो कि 15% भी नहीं चले। 3 में से 2 प्लांट हुकूमत के अपने हैं। ये जो 2.13 ट्रिलियन है उसमें 52% गवर्नमेंट के हैं। तो पहले गवर्नमेंट शुरुआत करे अपने पावर परचेज एग्रीमेंट में कि जितनी बिजली बनाएंगे उतने के पैसे देंगे। 23,400 मेगावाट के नए कारखाने लग गए हैं। टोटल हमारी कैपेसिटी 43,000 मेगावाट है। 7 से 8,000 मेगावाट सर्दी की कंजम्पशन है। गर्मियों में मैक्सिमम 22,000 मेगावाट होती है। लोड शेडिंग करनी पड़ती है, ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं डाली। ये कंटिन्यूस मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस और मैं उसके बाद कह रहा हूँ करप्शन, ये तीनों चीजें इस मामले में। और ये सब कुछ कह रहे हैं अवाम दे दे। 0 यूनिट 15,000 करोड़ दे दो एक आदमी को। 1,000 करोड़ रुपए तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे 1,000 रुपए बांट रहे हैं। आप अंदाजा करें, अपनी जेब से नहीं निकल रहे ना। अब यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, भाई जिस वक्त भी जो भी जैसे भी जिसने आवाज़ उठाई, चलो उठाई तो सही, आवाम की आंखें तो खोली। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा था कि 100 प्याज भी खा रहे हैं और 100 लित्र भी खा रहे हैं, तो व्हाट्स द रीज़न? अब हमें रीज़न समझ में आ गया है कि ये जो एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना नजर आएगा जब इस मामले की तहकीकात होगी, तो आपको अंदाजा होगा। पिछले दौरे हुकूमत में जब पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त नदीम बाबर एट्सेट्रा काफ़ी सारे नाम उस वक्त भी सामने आए थे। अब यहाँ पर भी अगर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, फिर चीनी, आटा, चावल माफिया, वो यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड। अच्छा, अब और भी समझ आएगा 2013 से 2018 के दरमियान जो चीज़ें हुई हैं ना, उसको ही आप उठाकर देख लें तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। और ये नंबर नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा, यानी जो आपको मजीद पेमेंट आईपीपीस को करनी है जो कि अरबों रुपए में है, वो मजीद आगे बढ़ेंगी। तो ये वो रकम है कि वो जनरेट कर रही, पावर जनरेट हो नहीं रही है, लेकिन आपने पे करना है। इसका लो एंड पे मैं आपको एक तरीक़ेकार बताऊं कि एक बंदा जो बमुश्किल ये 37,000, 35,000, 30,000, 25,000 ये जो सैलरीज का बताते हैं ऐसी नहीं है, लोग इससे कहीं कम कमाते हैं। और लेट्स अज्यूम कि अगर कोई 25-30,000 भी कमा रहा है, वो बंदा अपने घर पे आ रहा है, घर में गर्मी हब्स से बुरा हाल है, एक कमरे की खोली है उसकी, ऐसे में वो पंखा चलाने से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को रोक रहा है कि भाई आपने ये चलाया तो बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। पहले खाने पीने पे तू तकार होती थी, अब बिजली के बिल पे तू तकार हो रही है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या इंसिडेंट्स हमारे अच्छा, और घरों में बताइए क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। घरों में ये हो रहा है, बिजली का बिल डिस्कस होता है तो इल्जाम एक दूसरे पर रखा जाता है कि तुमने ज्यादा खर्च किया, तुम्हारा एक्सपेंस ज्यादा है, तुमने ज्यादा एसी यूज किया, तुम पंखे बंद करते नहीं हो या करती नहीं हो। सो इस तरह की हम गुफ्तगू घरों में देख रहे हैं और लोग इस गर्मी में बेहाल हैं। एक तो अच्छा ये भी कहा जाता है अशफाक, कैपेसिटी से ज्यादा बिजली बना रहे हैं, लेकिन है क्या, वो बिजली जो है ना नेशनल ग्रिड में लाने के लिए वो ट्रांसमिशन लाइंस मौजूद नहीं है, वो सिस्टम मौजूद नहीं। विंड पावर से हम कितनी बिजली बना सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसमिशन का सिस्टम पूरा मौजूद नहीं, किस तरह उसको ट्रांसफर, लाइन लॉसेस अपनी जगह है। अच्छा जी, अमीर जमात इस्लामी ने IPPs मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। पेशावर में ताजरों से खिताब में मजीद उन्होंने क्या कहा, आप ज़रा देखिए। सो ये बड़ा एक बर्डन है पाकिस्तान की मईशत पर, ये IPPs मुआहदे जो हम पे कर रहे हैं, न जाने कब तक पे करते रहेंगे। मुआहदे अगर आप उठा के देखें ना तो ये 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20, 25-25 साल के मुआहदे हुए हुए हैं और कहा यह जाता है नहीं जी हम इनको पेमेंट नहीं रोक सकते। अब तो वो शेर भी मैं कह रहा हूँ कि उसका हशर क्या हो गया। पहले तो ये पढ़ा करते थे कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हाँ तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मशक़े सितम करते रहेंगे। तब तक बर्दाश्त था, अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। खुदारा रहम कीजिए हम पे। We'll take a break now. अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अब मैं ये अशफाक से ब्रेक में कह रही थी कि मतलब आई वाज फीलिंग लाइक मेरी एनर्जी मेरी कितनी ड्रेन हो गई लास्ट सेगमेंट, बिकॉज हम लोग इमोशनली इतने इन्वेस्टेड हैं, इतना आपको फील होता है, दूसरों की बातें सुन के भी खुद भी महसूस करते हैं कितनी महंगाई, उस पर जो बिजली के बिल आ रहे हैं और उस पर जो गर्मी है। सो क्या करें मतलब
तो बहरहाल लाइक इमोशनली ड्रेन्ड। और फिर सियासत को देखते हैं तो वो सुपर चार्ज नज़र आती है कि जैसे वहाँ पर ऐसा लगता है कि मुल्क में कोई और मसाइल है ही नहीं। सोलर पैनल से क्या ज़ाहिर है कि हर कुछ वो पर्क्स, प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इधर के अखराजात, उधर के अखराजात, दे आर ऑल ऑन। सफ़र करना है सिर्फ गरीब ने। तो सियासी मौसम की बात कर लेते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही गर्म चल रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बानी PTI किसी गलत फहमी में ना रहे कि मजलूमियत के प्रचार से कोई रिलीफ मिलेगा। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि अदालत के फैसले सियासी नहीं बल्कि आइनी और कानूनी होने चाहिए। क्या कहा जरा सुन लेते हैं। अच्छा, KP की बात करें तो गवर्नर KP और वजीर आला KP इनके दरमियान चपकलिश का सिलसिला जारी है। अब फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत उरूज पर है और उन्होंने कहा कि अपेक्स कमेटी के इजलास का इनेकाद भी मुमकिन नहीं हो सका। फिर वो ये कहते हैं कि वजीर आला जो उनकी 10 साल कारकर्दगी है PTI की, उस पर मुझसे मनाजरा कर लें। अब दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि भाई PTI की तरफ से कहा गया था कि असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे, लेकिन PTI इस बात को एक तरीके से निगेट कर रही है। तो PTI और JUI मुज़ाकरात जो है वो हम देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर उससे मुनहरिफ हो गए। तो ज़रा देखते हैं KP में क्या हालात चल रहे हैं। आज ये सूबा दोबारा बदअमनी का शिकार हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सूबाई असम्बली का इनके अमर सेशन बुलाना चाहिए। आज तक एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हो सका। सूबाई काबीना का इमरजेंसी इजलास जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं हो सका। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत है, चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं। उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोजाना सदके उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया है वो तो PTI में तकसीम की गई। गौर साहब ने जो उनके अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी कोई ऐसी बातचीत मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं हुई। पहले ही बयान पे जो है मौलाना फजल रहमान से मुकर चुके हैं। हर फोरम पे चैलेंज करता हूँ कि आपकी PTI का कोई TV चैनल है, मेरे साथ मनाजरे के लिए आ जाएं कि आपकी 10 साल कारकर्दगी क्या है आपकी पार्टी की। होश के नाखून लें। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सियासी यतीम जो फिर रहे हैं वो सियासी शहीद हों। इनको मैंडेट दिया गया है या इनके पास है, ये काम करें। यहाँ तक इज्जत का दावा तो वो बंदा करे जिसकी इज्जत हो। अच्छा जी, ये आपने देख लिया कि क्या क्या मामलात हैं। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला KP हैं, उन्होंने जो बात कही सदफ ने उसका बताया भी कि सूबे में कुछ मुसल्लह लोग सरकारी एहलकार बन के घूम रहे हैं। अच्छा, तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। सारी सूरत हाल पे पूरा जो एक हमने आपके सामने सियासी मंजरनामा रखा। सबसे पहले ज़रा आगाज़ करते हैं अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब। निसार खोड़ो साहब, थैंक यू सो मच। ज़रा बताइएगा, एक बार फिर हमने देखा वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं PTI दहशतगर्द जमात है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। आप लोग कहते हैं जी कि पाबंदी ना लगे और हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई है, इस पे पहले सबकी मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? देखें, हमने पॉलिटिकल पार्टी को बैन लगाने पर कुछ न कुछ एतराज़ किया है कि उसके ऊपर जो आप इल्ज़ाम लगाते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगता है उसकी एक चार्जशीट बननी चाहिए और कौम को पता होने चाहिए कि ये किस किस चीज़ की वजह से ये एक्शन हो रहा है, जिसके लिए उठते ही हमने अगर एतराज़ थोड़ा बहुत किया है तो ये हमारा हक बनता है कि जी एतराज़ हम कर सकते हैं कि सियासी पार्टियों पर बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें याद कराता है कि ज़ियाउल हक ने एक ज़माने में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कलअदम करार दे दिया था। इससे पहले भी ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। आपको पता है कि मजहबी जमातों पर भी पाबंदी लगी हुई है। खुद इमरान खान TLP पर पाबंदी लगा चुका था, फिर उसने विड्रॉ करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें होती रही हैं इस मुल्क में और इसलिए तकाजा हम पॉलिटिकल पार्टियों से करते हैं कि भाई इस सियासत में, पार्लियामानी जमहूरियत में कोई लिमिट्स होती हैं जहाँ तक आप जाओ दुश्मनियों में। लेकिन हमने कहा क्या है कि हमने मुशावरत करनी है कि जो इल्ज़ाम हम लगाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों पर, तो वो उसके कुछ न कुछ बेस होना चाहिए। जैसे मुत्तहदा के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन के लिए बुरी बात कर दी। अब बुरी बात कर दी तो उसको बैन तो ना लगा, लेकिन उसकी जमात उससे टूट गई और दूसरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से वही लोग जो अल्ताफ़ साहब के साथ थे, वही लोग किसी और जमात के लोग बन गए। ये उस पर भी एक हुई थी तनकीद कि भाई 1 घंटे में साफ कैसे हो गए, ये इस तरह की बातें। तो
ये उसूली तौर पर हम कह सकते हैं कि जी सियासी जमातों पर बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिमाइंड करता है हमें वो अमराना दौर। लेकिन अगर इल्ज़ामात हैं, अगर उनके पास उनकी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे 9 मई का वाक़या है, जी जी, मिलिट्री कोर्ट्स में ये चल रहा है केस, ठीक है, लेकिन अभी तक केस चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं आया और उसके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आई। अब जब अगर फाइंडिंग आ जाती है, नई मई में ये सारे लोग मुजरिम करार दिए जाते हैं, तो फिर बात बनती है कि चलो जी अब ये तो फैसला भी आ गया, ये भी फैसला भी आ गया और इस जमात को अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ये पहलू भी अपनी जगह बिल्कुल आपने सही फरमाया। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब बात की जाती है 9 मई के इंसिडेंट की, अगर उसी वक्त इस मुतालिक बयान दे दिया जाता कि अगर ऐसा साबित होता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो टाइमिंग है ना इस फैसले की, अता तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 जुलाई के डिसीजन के बाद, उसके ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि शायद ये इस अदालती फैसले से समहाउ कनेक्टेड है, उसका रिटेलिएशन है गवर्नमेंट की जानिब से जो की गई है। ये 12 जुलाई का कौन सा फैसला? मखसूस नशिस्तों वाला, जिसमें पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया। देखें, बात सुने, उस फैसले पर भी रिव्यू पिटीशन है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी जी, उस पर कुछ सवाल उठ गए हैं कि जिसने अप्लाई ही नहीं किया था उसको आपने 41 सीटें दे दी, और जिसने अप्लाई किया था कि हमें मखसूस सीटें दी जाएं उसको आपने रद्द कर दिया। इशू क्या था? पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो पार्टी नहीं है, उसने पार्टी में इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई थी एज अ पार्टी। ठीक है। इसके खिलाफ अपील की सुन्नी इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, उस पर आप नजरसानी करें और देखें। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को रद्द कर दिया, यानी खत्म हो गया किस्सा। लेकिन ये बीच में पीटीआई कहां से आ गई? अच्छा, आपका भी उम्मीदवार जो उसको कवर किया जा रहा है। एक सेकंड, एक तो ये पीटीआई के कहां से आ गए, ओके। दूसरा कि एक पार्टी में वो शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शामिल थे। आप फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे रहे हो कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाओ। फ्लोर क्रॉसिंग जो कानून और आइन में लिखा हुआ है। तो क्या आप फरीक बनने जा रहे हैं क्या? आपको सुने, मेरी बात सुने। आपको 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना था, इन्होंने 15 दिन दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले काबिल एतराज हो सकते हैं, उसकी वजह से हमने रिव्यू पिटीशन में गए हैं। अच्छा। और रिव्यू पिटीशन में भी कानून ये बना था कि वही जज नहीं सुनेंगे रिव्यू, और जजेस भी आएंगे इसमें जिसने फैसला करना होगा, क्योंकि अगर वही जजों ने रिव्यू करना है तो फैसला तो वही अपना कायम रखेंगे। तो वो तो फुल कोर्ट था। निसार खोड़ो साहब, इसकी बुनियाद बनी इलेक्शन कमीशन का वो डिसीजन जो उन्होंने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेस पर उनसे सिंबल ले लिया, वहां से बुनियाद पड़ी है इस पीटीआई को इंक्लूड करने की। अगर मैं थोड़ा बहुत जो समझ सकी हूँ, आप देखें, बात सुन लें। इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि खान साहब की पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो ठीक नहीं थे। ठीक है। जब ठीक नहीं है तो पार्टी को रजिस्टर नहीं किया उन्होंने, जब पार्टी को रजिस्टर नहीं किया तो उनको निशान नहीं मिला। तो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी सबने उस फैसले को निगेट किया, उसको गैर आईनी करार दिया जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। तो ये तो फुल कोर्ट का फैसला है ना, तमाम जजेस साहिबान का फैसला। बाबा, पार्टी की इलेक्शन को अगर आप गैर कानूनी या करार देते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है इलेक्शन कमीशन में। अब वो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो समझो पार्टी नहीं है। अब जब पार्टी नहीं है तो निशान नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी थी जो उस वक्त चैलेंज होनी चाहिए थी, उस पर चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब दे दिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले से एग्री हो गई सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इलेक्शन हुआ, अब ये और उनको निशान नहीं मिला। जब किसी को पार्टी का निशान नहीं मिलता है उसको आजाद ही तस्वर किया जाता है। अच्छा निसार साहब, एक और चीज भी है ना कि अब तो मामला उन्होंने कवर किया, उसको किया जाता है।
उन्होंने कवर किया उसको कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस की अम्ब्रेला के नीचे कि ये कंप्लीट जस्टिस नहीं, मैंने 12 जुलाई नंबर का 1 रेफरेंस इसलिए दिया था कि आपने जिक्र किया। जी जी, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, अब ये मामला ये है कि अब ये मामला जाएगा रिव्यू में, और रिव्यू उस वक्त होगा जब ये छुट्टियां होंगी, कब, सितंबर में वापसी होगी, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो ये टाइमिंग जो है वो बड़ी, बात सुने। जी जी बोलिए। देखिए बात सुने, ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का जो एक्ट बनाया गया उसमें बाकायदा एक लिखी हुई है चीज कि आपने 15 दिन में रिव्यू करने के लिए काम करना है, छुट्टी हो ना हो, 15 दिन का लिखा हुआ है लफ्ज, आइन में लिखा हुआ है, मानी हुई है कानून में। ये अमेंडमेंट जो भी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी तो दूसरा ने भी मानी। 15 दिन का लफ्ज जब लिखा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के इस सियासत में भौचाल आने की बात शुरू हो गई है। इससे बेहतर है कि हाँ उसी दिन पे किया जाए, 15 दिन को वायलेट ना किया जाए। ठीक है, ये कोई ना कोई तो बात होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, एक्ट की बात है, और एक्ट से जजेस साहबान को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चलें ठीक है। अब निसार खोड़ा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, वो इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। एक चीज़ क्लैरिटी, बाज़ औक़ात हमारे जो सीनियर सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, बाज़ औक़ात गलती एक ये हो जाती है कि हम एक्ट्स को और आइन को एक तरह से देखते हैं। एक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि लेजिस्लेशन होती है, वो सिंपल मेजॉरिटी से आप कानून बना सकते हैं, लेकिन आइन में भी किसी तर्ज की तरमीम करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आइन में तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है, इंटरप्रिटेशन वही इदारा कर सकता है। दैट्स अबाउट इट। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते ज़ाहिर इसमें मामला मजीद आगे बढ़ेगा। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, और जो KP में मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो कहा जा रहा है कि भाई आप असेंबलियों से इस्तीफ़े की बात की गई थी, जबकि PTI कह रही है कि हमारी बात को गलत लिया गया है। तो सेनेटर साहब आप क्या कहिएगा, जो ये बात कही जा रही है असेंबलियों से इस्तीफ़े की यकीन दहानी कराई गई, असद कैसर कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अब मिलेगी इनके साथ। मौलाना साहब से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने ये बात ऐसी कह दी होगी, तो अब हम सिर्फ माहौल को मजीद जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते, मगर एक चीज़ आपको ज़रा जहन में रखिए, जहन में ये रखिए कि PTI भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। तो जब नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है तो क्या इस मौजूद असेंबलियों में आप बैठे रहें तो क्या उसके बाद नए इलेक्शन हो पाएंगे? तो इसको जहन में रख के आगे आप फिर जो है इस कहानी को खुद मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि PTI के पास क्लैरिटी है? पहले उनसे मैंडेट की वापसी का मुतालबा किया जा रहा था, अब नए इंतखाबात का मुतालबा है, तो इसमें आप चूँकि इत्तेहादी इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि JUIFA का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए नेक्स्ट इलेक्शन हम फ्रेश इलेक्शन मांग रहे हैं, और इसी बात पे ये जो मौलाना की बात की को अगर आप तसलसल में लेके चले तो बात समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं पे ये बात हुई थी यकीनन कि इन असेंबलियों को खाली किया जाए या इन असेंबलियों को ख़त्म कराया जाए और उसके बाद नए इलेक्शन के बाद। तो हम भी नए इलेक्शन चाहते हैं। PTI ने जो उनके 2 दोस्तों ने जो रिजाइल किया अपने, जो उन्होंने कहा कि जी हमने ये बात नहीं की है, तो फिर ये दूसरी वाली बात कि नए इलेक्शन का मुतालबा, तो फिर उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। सेनेटर साहब जरा ये बताइएगा, जो आप लोगों का PTI और JUI का एक लव हेट रिलेशनशिप है, इस पर ज़रा तबसरा किया है गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ने। वो ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान PTI से इंतकाम ले रहे हैं, और बैरिस्टर गौहर के हवाले से हम बात करें तो वो भी जो बयानात हैं, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है JUI से, उससे मुनहरिफ हो गए। तो इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए अब JUI क्योंकि मैटर करती है, इसकी कुछ दोस्त जो है वो इस मामले को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि मामला आगे चले और स्मूथली चले। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बीइंग विद अस। तो ये सारी सूरत हाल है। अब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ATC लाहौर ने शाह महमूद की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो शहजाद मलिक हमें मजीद बता रहे हैं। जी शहजाद। जी, शाह महमूद कुरैशी के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। हुक्म में ये कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी क्रिमिनल केस के ट्रायल में
जाती हैसियत में पेश हों, जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि आईजी जेल खाना जात शाह महमूद कुरैशी को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करें। जबकि शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक अडयाला जेल रावलपिंडी से लाहौर का सफर बहुत तकलीफदेह है। अदालत ये इस्तदा की गई थी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कि अदालत वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करने की दरख्वास्त मंजूर करे, जबकि जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। शुक्रिया आपका शहजाद मलिक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। चलिए जी, अब हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ और आप सबका खैर मकदम करता हूँ बाखबर सवेरा में। मेरा तो दिमाग एकदम वो उड़ जाता है ना, वो फ्यूज़ आपका उड़ जाता है, वो वाला हिसाब हुआ है ये कि गवर्नमेंट हमारे साथ करती क्या रही हैं और क्या हो रहा है। ये IPPs आप अभी तक उसी जोन में? जी मैं उसी जोन में हूँ, क्योंकि अभी होता ये है कि हमें पहले ये लारे लप्पे देते हैं, हमें पहले सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद फिर एंड में आके कहते हैं, जब उनकी गवर्नमेंट चली जाती है फिर कहते हैं हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। ठीक आज है, तो आपको बड़े शेर और तो मैं क्या करूं, गाने याद आ रहे हैं ना कि फिर ये कहते हैं जी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, इस और वो मुश्किल आपको भुगतना पड़ेगा, अवाम जनाबे को अली, ये बोझ उठाना पड़ेगा। सो अवाम बेचारे उनकी कमर टूट गई है बोझ उठाते उठाते, तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। और जब टैक्स पेयर टैक्स देता है तो फिर वो रिटर्न भी चाहता है, वो फैसिलिटीज़ चाहता है, बेसिक एजुकेशन चाहता है, क्वालिटी एजुकेशन चाहता है, सफाई सुथराई चाहता है और ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम चाहता है जो वायबल हो, जो रोबस्ट हो, जो फंक्शनिंग हो, जिससे लोगों का पेट्रोल बचेगा अगर आप उनको एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे, जो कि हमारे कुछ पॉलिटिशियन समझते हैं कि प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। भाई प्रायोरिटी ये होती है कि गवर्नमेंट जैसे ही खत्म हुई तो उसके बाद आपने फौरन फ्लाइट पकड़ी, इससे पहले कि आपका नाम किसी लिस्ट में डाला जाए और ये जा वो जा, दैट्स द प्रायोरिटी। तो ऐसे में क्या हो सकता है जब आप सिर्फ छुट्टियां मनाने कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि इस तरह के मामूलात रहते हैं लोगों ये ट्रेंड रहा है, तो फिर ऐसे ही रहता है। अच्छा बहरहाल ये 10 बज गए हैं और अशफाक के साथ सदफ अब्दुल जब्बार, जस्ट टू रिमाइंड यू, वैसे तो आपको पता है और आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है, सो प्लीज़ आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। और ख़ास तौर पे हम बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इंटरनेशनली भी इश्यूज़ को लेकर आएँ कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, क्योंकि महंगाई भी एक ग्लोबल फैक्टर है। दूसरे हम ये देख रहे हैं बाकी इश्यूज़ भी हैं जिन पर लोग जो है वो अपनी आवाज़ रेस करते रहते हैं। तो इस वक्त हम बांग्लादेश की बात करें, पिछले दिनों काफ़ी वहाँ पे एहतजाज बांग्लादेश में हमने बांग्लादेश से मुतालिक काफ़ी ख़बरें शामिल की। एक तो वो 400 करोड़ वाला मामला था, वो आपके इल्म में है। दूसरा उसके बाद आप ये देखिए कि कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है। हमारे यहाँ एहतजाज की आड़ में तोड़फोड़ की जाती है, एहतजाज की आड़ में अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन अपने हक से हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आप ये देखिए जो स्टूडेंट्स का एहतजाज था कोटा सिस्टम के खिलाफ, वो रंग ले आया और अदालत ने सरकारी मुलाजमतों का कोटा 7% अब कर दिया है बांग्लादेश में। और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है उनकी, ये बावजूद इसके कि इसके अंदर 150 जानें ज़ाया हुई, 150 ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। और उस प्रोटेस्ट में आप ये देखिए कि जिस तरीके से बेईमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने किया वो काबिल मज़म्मत है, लेकिन ये है कि अब उनकी सुनी गई। और 150 बड़ा नंबर होता है और अगर वो तलबा एहतजाज कर रहे हो तो अब आप सोचें, क्योंकि उनके हाथों में मुल्क का फ्यूचर रहता है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जी अब क्या हुआ है, 5% जी साबिक फौजियों के बच्चों का कोटा होगा, जबकि 2% मुलाजमीन दीगर कैटेगरीज़ के लिए मुख्तस हैं। 96% नौकरियाँ मेरिट पर मिलेंगी। अब ये अदालत का फ़ैसला है जिसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये किया जाता है। तो ये एहतजाज जो जारी रहा ओवर द वीकेंड, इसमें हमने देखा कि अब अदालत ने फ़ैसला जो दिया है उसमें कोटा सिस्टम को महदूद कर दिया है। सो दैट्स हाउ द कोर्ट डिसीजन हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन मज़ीद कैसे होगा ये हम देखेंगे कैसे होगा। हाँ तो ये बात जी है। अच्छा एक और ख़बर यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जी, वो खैर पाकिस्तान से मुताल्लिक है और अखराजात कम करने से मुताल्लिक है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अरकान के लिए नया हिदायतनामा जारी किया गया है। अच्छा उसमें है क्या वो ज़रा आपको बता देते हैं। गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों और सरकारी अखराजात पर खानों पर पाबंदी लगा दी, कम से कम दौरानिए और मुख्तसर वफूद को इजाज़त होगी। स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी आयद कर दी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने डिनर और लंच के औकात में कोई इजलास ना रखने की हिदायत की है और पाबंदी का इत्तलाक पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। तो मजीद भी किया जा सकता है, मतलब जो एयर टिकट हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उन पे भी लगाए जा सकते हैं। 3000 सीसी की गाड़ियां उन पे लगाए जा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अरकान असम्बली हो, सेनेटर्स हों, कोई भी हों, चलें ये तो जा रहे हैं, इनको आपने तनख्वाहें भी देते हैं, लेकिन चलें आप एयर टिकट भी दे रहे हैं। इनके ख़ानदान की क्या तुक बनती है कि उनको टिकट्स दिए जाएँ? फ्यूल दे रहे हैं आप एक गाड़ी में, अफसर साहब को वो चले दे दिया आपने, लेकिन उसके बाद तमाम गाड़ियों में, और जब तक साहब बैठे रहेंगे एसी चलता रहेगा, ड्राइवर बैठा रहेगा, उसके बाद गाड़ी में वो एसी चला के मुसलसल जितनी देर तक, तो ये कहाँ का? और फिर उनके जो बच्चे लेके गाड़ियाँ पूरे शहर में, पूरे मुल्क में दनदनाते फिरते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब ज़रा सा हम आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान में होती रही हैं। हम बारहा एहतजाज करते रहे मगर उनकी हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब क्या हुआ, पिछले दिनों हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में मामलात बिगड़े और वहाँ पर आग लगी। बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है सरहदी इलाका है अफ़गान मार्केट, वहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और मदद के लिए सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे पाकिस्तानी। ना सिर्फ पाकिस्तानी पहुँचे बल्कि पाकिस्तानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और अफ़गान मीडिया खुद कहता है कि बैटरियों की दुकानों में आग लगी जिससे 15 से ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुँचा। और अफ़गानिस्तान का रवैया हमारी तरफ क्या है, वो हमारे मुल्क में जिस तरीके से दहशतगर्दी की कहते हैं ना, उन्होंने पनागाहें बनाई हुई हैं, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और वहाँ पर जब हम एहतजाज करते हैं तो उनकी तरफ से हमें निल रिस्पॉन्स। और इससे हटके ये तो चले हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डायरेक्ट मामला के क्या रहते हैं और अफगानिस्तान किस तरह से प्रॉक्सीज को फरोग दे रहा है। दूसरे जानिब दूसरे मुल्क में भी पाकिस्तान को निशाना बनाने से ये लोग नहीं चूकते और इनसे आप ये देखिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, उसके दरमियान क्या हो रहा होता है। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का वाक़या है, पाकिस्तानी यहाँ पर कौंसल खाना है और यहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगानियों ने हमला किया और उसके बाद पथराव किया, तोड़फोड़ की, पाकिस्तानी परचम उतार कर बेहुरमती की है। इससे पहले एक क्रिकेट मैच के दौरान भी हमने आपको बताया था कि वहाँ पर क्या सलूक उनके जानिब से रवा रखा गया था। तो ये पाकिस्तान दुश्मनी और भारत नवाज होने में ये हद से आगे बढ़ चुके हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जस्ट इमेजिन कि वो किस किस इकदाम से गुरेज नहीं करते। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये एक सिविलाइज्ड माशरा कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। आपने एक होस्ट कंट्री में इस तरीके से हरकत की है तो आई होप के वहाँ पे वियना कन्वेंशन के थ्रू एक्शन लिया जाए। जाके देखी जो पोस्ट की गई थी इंडिया टुडे या किसी ऐसे ही उसकी जानिब से, उसके ऊपर सारे कमेंट्स जो थे, किसी ने एक ने भी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कंडेम किया था, बाकी इंडियंस भी कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल ठीक किया, यही किया, वो किया। ये तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट होते हैं जो ये करते हैं। अच्छा जी, चलें इसी हवाले से बात कर लेते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे पाकिस्तान ने शदीद भी एहतजाज किया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, थैंक यू सो मच। हम तो आग बुझा रहे हैं, हम तो कहते हैं ना कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल ठंडा हो और दूसरी तरफ वो जो है आग भड़का रहे हैं और वो भी हमने देखा जर्मनी में, एक तीसरे मुल्क के अंदर। सो क्या पाकिस्तान का रिस्पांस रहा है अब तक? देखिए, जो परसों जो वाक़या हुआ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, उसमें एक शरपसंदों का ग्रुप था। उसने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के बाहर फ्रैंकफर्ट में एक प्रोटेस्ट के नाम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसके बाद ये जो शरपसंदों का ग्रुप था उसमें से कुछ लोग हमारे कॉन्सुलेट के अंदर चले गए। आपने जिस तरह से बताया, पाकिस्तान का परचम उतारा गया और वहाँ पर जो सिक्योरिटी को जो थ्रेट हुआ, हमारे वहाँ पर जो सफारतकार मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी भी ख़तरे में पड़ी। तो इस चीज़ पर हमने एक बहुत शदीद एहतजाज किया है जर्मन हुकूमत से। ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जर्मन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो सफारत खाने हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए और जो हमारे सफारतकार किसी भी मुल्क में होते हैं वो मुल्क को की तर्जुमानी करते हैं, तो उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो हमने इस पर बहुत प्रोटेस्ट किया। हमारी उनसे कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि जो लोग
इस वाक़े में जो शरपसंद शामिल थे उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, पनिश किया जाए। और इसके बाद दूसरी डिमांड हमारी ये है कि वो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी में लैप्सेस किए हैं, जिनकी वजह से सिक्योरिटी सही फराहम नहीं की जा सकी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। वो जो जर्मन पुलिस या जर्मन सिक्योरिटी के हुकाम थे जो सही सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, उनके लिए भी ज़रूरी है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मुमताज़ ज़हरा साहब, मैं यही बेसिकली जानना चाह रहा था कि यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि दुनिया भर में जो ख़ासतौर पर मासवाए अमरीकी या फिर किसी और बड़े मुल्क के कौंसलेट के नॉर्मली एक्सेसिबल होते हैं कौंसल खाने या फिर आप सिफारत खाने भी, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स इस तरह के होते नहीं हैं। लोग महज़ब अंदाज में प्रोटेस्ट भी करना होता है तो करते हैं और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बाकायदा प्लान्ड एक इंसिडेंट था जिसके पीछे भारत की भी कुछ कड़ियाँ मिलती हैं, जिस तरीके से वहाँ से सपोर्ट किया जा रहा है या इस बात को फैलाया जा रहा है। तो इस नॉर्मली सिक्योरिटी क्या आप लोग तलब करते हैं अपने सिफारत खाने के लिए या कौंसिल खाने के लिए? कितने लोग डेजिग्नेटेड होते हैं वहाँ से जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? देखिए, किसी मुल्क का भी सफारत खाना वहाँ पर जो होस्ट गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर अपनी सिक्योरिटी के इंतज़ामात करता है, और हमारा जो थ्रेट परसेप्शन होता है उसी हिसाब से सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं। और हमारी, जिस तरह से आपने कहा, जर्मनी एक पीसफुल मुल्क है, तो उसी हिसाब से हमारी भी थ्रेट परसेप्शन थी, और हमारी जर्मन हुकाम के साथ और सिक्योरिटी के हुकाम के साथ हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जब भी इस तरह का कोई इशू होता है तो वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। इस दफ़ा एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ नज़र आई वो ये थी कि इन्होंने जब ये गिरोह इकट्ठा हुआ हमारी कौंसलेट के बाहर, उस वक़्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात सही नहीं थे। इसके अलावा जब उन्हें परमिशन मांगी होगी किसी प्रोटेस्ट की, तो नॉर्मली ये होता है कि आप सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और कंसर्न्ड एम्बेसी को इत्तला भी करते हैं। इस दफ़ा ये चीज़ नहीं हुई, तो यही वजह है कि हमने जर्मन हुकाम के साथ बड़ा क्लियरली कहा है कि ये क्या रीज़न्स थे कि इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस हुए और उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो लोगों ने गफलत बरसी है उनके खिलाफ एक्शन। तो जवाब क्या है उनकी जानिब से मुमताज़ ज़हरा साहिबा? और अगर वो इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करते जिस तरह से आप डिमांड कर रहे हैं, तो व्हाट आर द ऑप्शंस? देखिए जी, जर्मनी के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कल जब जर्मनी के सफ़ीर से यहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस में बात की गई, तो एक तो उन्होंने माजरत की अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने ये बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि इसके ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और सब वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। साथ ही में उन्होंने जो सिक्योरिटी लैप्सेस है उन पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और हमारे साथ जो भी इनकी फाइंडिंग्स होगी वो हम इनके साथ मिलकर फर्दर उसमें अपनी जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज की सिक्योरिटी है वो उसी की रोशनी में फर्दर। और साथ ही साथ चूँकि अफगान बाशिंदे थे तो इधर साइड पे हमने टच करने की कोशिश की कि उन्हें बताया जाए कि ये आपके बंदे क्या कर रहे हैं, आपके शहरी क्या कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, ये चीज़ अब हमें पुलिस बताएगी ये कौन लोग थे, अफ़गानी थे या अफ़गानियों के भेस में कोई और नेशनलिटी के लोग थे। तो ये जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आती है, लेकिन बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा इसको सीरियसली ले रहा है, और हम इसको बिल्कुल कंसर्न गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कस भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा एविडेंस का इंतज़ार करके एविडेंस की बेसिस पर हम इसको रेस करेंगे। जिस भी गवर्नमेंट के, जिस भी मुल्क के लोग शहरी इस वाक़े में मुलव्विस पाए। थैंक यू सो मच मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब। ज़ाहिर है इस पर एविडेंस का इंतज़ार है, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया। वही बात कि हम जिस तरीके से हमने उस वाक़े को कोट किया, चाहे क्रिकेट हो, कुछ हो, मसला हो, हम 40 से 50 अफ़गान पनाह गुज़ीनों को हमने होस्ट किया, और अभी भी 40 से 50 लाख ही बोला ना मैंने, हमने उन्हें होस्ट किया है और सालों से होस्ट कर रहे हैं, डेकेड्स हैं जो हम होस्ट कर रहे हैं। अभी भी बहुत से अफ़गानी पनाह गुज़ीन यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसका बदला पाकिस्तान को किस तरह दिया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एहसान फरामोशी करके दिया जा रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ना सिर्फ एहसान फरामोशी बल्कि भारत नवाजी भी।
तो ये दो बिहेवियर्स हैं। अच्छा जी, अब जरा इंटरनेशनली क्या हो रहा है? हम बड़ा कहते थे जी बाहर आप देखें कैसे स्मूथली इलेक्शन हो जाते हैं, हमारी नजर लग गई, हमारी नज़र लग गई। लेकिन यह है कि वो अपनी शिकस्त को मान लेते हैं बड़ी खंदा पेशानी के साथ। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है जो अक्सर और बेशतर आपने पाकिस्तानी सियासत में इस तरह की हलचल देखी होगी इलेक्शन के दौरान। वहाँ पे बड़ी खबर यह है कि डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो कि इस वक्त सदर हैं अमेरिका के, जो बाइडन, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, यानी कि दस्तबरदार हो गए हैं वो सदारती दौर से। और सदारती दौर से नवंबर में ये इंतखाबात होने उससे कुछ महीने पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया। उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, उनकी अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो उनकी कैंपेन रन कर रहे हैं, जो फंड रेजर हैं, उनकी तरफ से प्रेशर था कि अगर जो बाइडन हमारे उम्मीदवार रहते हैं तो फिर हम ये रेस नहीं जीत सकते, हम व्हाइट हाउस नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि मैं तफसीली बात करूंगा कौम से, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर दिया। और फाइनली अब दूसरा नाम सामने आ गया, 2-3 नाम जो कि अब अभी इनकी नायब सदर हैं। तो अब ये है कि उनको इन्होंने बेसिकली इस मामले पर नामजद कर दिया है। लेकिन एक ये देखिए कि एक तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि रिपब्लिकन्स का प्रेशर, आप ये देखें डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर, और फिर उसके बाद वो इतना मैटर नहीं करता जितना इंटरनल प्रेशर होता है, यानी कि विद इन द पार्टी, जिसका आप अक्सर तस्करा करते रहते थे कि जब भी हम स्टोरीज देखते थे तो वो यही आ रहा होता था कि इवन दे आर नॉट श्योर ऑफ बाइडेन्स टैक्टिक्स, बिकॉज जब वो अगली दफ़ा ओहदा संभालेंगे तो अभी भी वो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। काफ़ी दफ़ा उनकी एज रिलेटेड, एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर इन दिस एज टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, और दूसरा ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं जी बाइडन को हराना मुश्किल था, कमाला हैरिस को हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये तो अपनी जगह है, तो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करें साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मलिहा साहिबा। ये अब बताइएगा कि ये फैसला आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेट्स के लिए अच्छा साबित होगा, उनके लिए एक सेटबैक है, क्या समझती हैं आप? ये डेमोक्रेट्स के लिए तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है, लेकिन अगर सदर बाइडन रेस में रहते भी तब भी उनके चांसेस बहुत ही कम थे, इसलिए कि इस वक्त जो साबिका सदर ट्रंप है वो हर ओपिनियन पोल में डेमोक्रेटिक कोई भी कैंडिडेट आ जाए उससे कहीं आगे है। और इस वक्त लास्ट मिनट पे ये होना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लास्ट मिनट पे ही हुआ कि बाइडन का विड्रॉ कर जाना, इससे तो जाहिर है अभी तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये भी नहीं फैसला किया कि उनकी जगह कैंडिडेट उनका कौन होगा। तो इस कंफ्यूजन में तो मैं नहीं समझती कि जो भी कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे उनका चांस बहुत कम होगा ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, और दूसरे ये कि आपके ज़ाहिर हमने तो ये जो खबरें पढ़ी उसका थोड़ा हमने एनालिसिस किया कि ये वजूहात बनी, लेकिन आप क्या समझती हैं असल वजूहात क्या बनी जो बाइडन की इलेक्शन से इतना करीब दस्तबरदारी का ऐलान करनी? बाइडन पे बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया था पिछले चंद हफ्तों से, ख़ास तौर पे उस डिबेट के बाद जो कि उन्होंने साबिका सदर ट्रंप के साथ की, और उस डिबेट में बाइडन बहुत ही बुरी तरह से, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद से प्रेशर बढ़ता गया, और साथ साथ उनका जो एज फैक्टर है, यानी कि जो उम्र का जो फैक्टर है, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा। उसको भी लोगों ने बहुत अहमियत दी डेमोक्रेटिक पार्टी में कि उनकी अब उम्र ऐसी नहीं है कि वो सर्व कर सके। 81 ईयर्स ओल्ड है वो, तो ये भी एक फैक्टर जरूर रहा। अच्छा, जिस तरह से काफ़ी अब ये कैमला हैरिस का मामला है कि उनको अब नामजद किया गया है, तो आप समझती हैं कि वो टफ टाइम दे सकेंगी डोनाल्ड ट्रंप को? मेरा नहीं ख्याल कि अभी जब तक डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते कि उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन होगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि सदर बाइडन ने कमाला हैरिस को इंडोर्स किया है, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि चाहे वो हो या कोई और हो, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट का अभी कोई चांस मुझे नहीं नजर आता कि ट्रंप को हरा सके। और आपने खुद ही जिक्र किया जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसमें जो ट्रंप है उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, स्पेशली जो उन पे हालिया अटैक हुआ उसके बाद भी। तो अब जो भी कैंडिडेट आता है आपके ख्याल में वो आसान हदफ होगा, जबकि साइकोलॉजिकली ट्रंप साहब ने खुद भी ये बयान दे दिया है, तो वाकईतन ऐसा है? मेरा तो ख्याल है कि सदर ट्रंप जो है, साबिका सदर ट्रंप, वो इतने आगे हैं इस वक्त ओपिनियन पोल्स में
और मुख्तलिफ वो जिसको स्विंग स्टेट्स कहते हैं, या जो 5 रियासतें हैं अमेरिका की जो कि इलेक्शन आउटकम को एक तरह से आप कह सकते हैं डिटर्मिन करती हैं, वहाँ वो लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त तो जैसे मैंने पहले कहा, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो मर्जी नॉमिनेट हो उसका चांस मुझे तो बहुत ही कम नजर आता है ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक तो इलेक्शंस में भी अब तकरीबन 4 महीने रह गए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो नए उम्मीदवार हैं यानी कि कमला हैरिस अगर होती हैं तो उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और क्या मुश्किलात उनको आ सकती हैं? देखिए, लास्ट मिनट पे एक कैंडिडेट को आना तो उसको तो मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी उसके लिए, और एक ऐसे वक्त पे जबकि ट्रंप बहुत आगे है ओपिनियन पोल्स में, उनकी जो रेटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, यानी कि अब तक तो सदर बाइडन ही थे। तो जाहिर है मुश्किलात तो होंगी, और फिर ये भी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कोई इस वक्त खासी डिवाइडेड है, तो अब एक कैंडिडेट के पीछे अगर वो यूनाइट कर जाए तब भी मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। जो भी अब कैंडिडेट आएगा मैं नहीं समझती वो जीत पाएगा। थैंक यू सो मच मलिहा लोधी साहिबा। और ज़ाहिर है इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अमेरिकन पॉलिटिक्स से बड़ी वॉलेटाइल किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, और हर जगह राज हमें नज़र आ रहा है हिंदुस्तानियों का। अंदाज़ा कीजिए बरतानवी पॉलिटिक्स से लेके अमरीकी पॉलिटिक्स। जी हाँ, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और पाकिस्तान में कुछ काम ऐसे ज़बरदस्त हो रहे हैं जिससे बर वक्त कहते हैं ना, विद इन फ्यू मिनट्स लोगों की जान बचाने की जहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं। तो नई टेक्नोलॉजी, नई तो नहीं लेकिन उन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जान बचाने का गोल्डन आवर शुरू हो गया। अब ये गोल्डन आवर क्या है ये बताते हैं। इसके तहत आम शहरियों को भी एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिलने लगी है। अब मियांवाली की छत से गिरने वाली खातून, उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बर वक्त रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस तरीके से उनकी जान बचाई गई। इनकी 40 साल उम्र है, हलीमा बीबी इनका नाम है, और ये छत से गिरी थी, तशवीशनाक इनकी हालत थी, और DHQ अस्पताल में इनका बाकायदा इलाज किया जाता जी। और जो सर्जन थे उन्होंने हलीमा बीबी को फौरी इलाज के लिए रावलपिंडी मुंतकिल करने का कहा था। और इमेजिन कीजिए कोई भी हादसा हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दुनिया भर में जिस पे इमरजेंसी सर्विसेज काम कर रही हैं वो होता है रिस्पांस टाइम। यानी कि अपने रिस्पांस टाइम को मुख्तसर करके 6 से 7 मिनट इंटरनेशनली ये टाइम है, बल्कि 3 से 4 मिनट भी होता है। अगर आप 911 पे कॉल करें अमेरिका में या किसी और मुल्क में भी जाएं, वो कोशिश करते हैं कि इस रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। पाकिस्तान में ये टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये 1122 के आने के बाद ज़िंदगी बहुत हद तक बेहतर हुई है। अब कराची में भी ये सर्विस अवेलेबल हो गई, तो आई एम श्योर कि थिंग्स विल गेट बेटर। पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में इवन ये कि बाइक सर्विसेज भी कर दी गई हैं। लेकिन ये जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है ये बिलाशुबा एक बहुत अच्छा कदम है, और आई एम श्योर कि इससे शहरियों की ज़िंदगी, बल्कि जो गांव देहात में लोगों वालों की ज़िंदगी भी आसान होगी। और ज़ाहिर है जो क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें टाइम बड़ा मैटर करता है, उसमें ये एयर एम्बुलेंस बड़ा काम कर सकती है। वैसे सड़कों पे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल अपनी जगह हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस ज़बरदस्त इक़दाम है। तो चलिए जी, आज दिमागी सेहत का यानी कि दिमाग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ पकाने का, दिमाग खाने का, किस चीज़ का है? कुछ लोग तो ये कहते हैं स्ट्रॉ लगा के भी पीने का। तो डिपेंडिंग कि कोई शख्स आपके साथ ज्यादा गुफ्तगू कर रहा है, तो तरह तरह के हमारे जो है वो जाहिर है कि जो उनके डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और दिमाग से मुतालिक बातें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कि मैं दिल से नहीं सोचता, मैं दिमाग से सोचता हूँ। सोचते तो दिमाग से ही है। हाँ जी, तो मतलब कहते हैं फैसला दिल से नहीं करता, दिमाग से करता हूं। दिल राजी नहीं, दिमाग जो है राजी है। ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमने ये चेक करना है कि आपका ये जो केमिकल बैलेंस है, यानी कि दिमाग में भी जाहिर है कि आप देखें कि लिक्विड्स काफ़ी पाए जाते हैं, और वो केमिकल इम्बैलेंस आपके दिमाग को और आपकी हरकत व सकनात को बड़ा मुतासिर करता है। तो फिर ये है कि दुनिया भर में हर साल दिमाग के मुख्तलिफ अमराज, सर दर्द, फालिज, माइग्रेन, अल्जाइमर, मिर्गी, पार्किंसंस के केसेस में इजाफा हो रहा है। और अगर इन अमराज की फौरी तशखीस और इलाज शुरू किया जाए तो यकीनन बीमारी से बचना या उसका इलाज मुमकिन है। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में 1 अरब के करीब अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे का शिकार हैं। होए यानी कि नफ्सियाती हैं, वन वे और दी अनदर।
अच्छा, ये एक अलग चीज़ है और ज़ाहिर है दिमागी और जहनी अमराज, ये दो डिफ्रेंशिएट हम करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ा रिजवी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवी साहब। ज़रा हमें बताइए, एक तो नफ्सियाती मसाइल हैं, लेकिन एक बाकायदा जिन अमराज का जिक्र अशफाक ने किया, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? देखिए, नफ्सियाती मसाइल और ऑर्गेनिक इशूज़ लाइक जो अभी जिक्र किया, ये एक पूरा ब्रेन, एक इंटीग्रेटेड ब्रेन सिस्टम होता है कि जैसे जैसे प्रेशर, स्ट्रेस की चीज़ें आती हैं, ब्रेन अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले अगर हम उस तरफ जाएं कि ये क्यों होता है, तो वो एक पब्लिक की अवेयरनेस बेहतर होती है। अब जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर हमें सबसे पहले, जैसे हम बात करते हैं डाइट कंट्रोल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जो चंद एक फैक्टर्स हैं जो कि जिसमें हमारी फिज़िकल वर्क है, एक्सरसाइज कह लें आप, डाइट है। डाइट के अंदर अगर हम देखें तो जो उसमें बहुत सारे डाइट प्लान आ रहे हैं, डैश डाइट है, माइंड डाइट है, उसके अंदर लिमिट किया गया है आपको शुगर इंटेक से, सॉल्ट इंटेक से एंड फैट डाइट से। यू कैन टेक ग्रेन्स, दालें खा सकते हैं आप, यू कैन टेक नट्स, यू कैन टेक अदर थिंग्स, नॉट बट मतलब ब्रेन की हेल्थ के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। अच्छा, होता है कि जब ब्रेन की हेल्थ में अगर फैट बढ़ रहा है तो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज सर्कुलेशन तो ब्रेन अफेक्ट कर रही है, एंड देन लीडिंग टू द जैसे अभी देखिए अल्जाइमर्स का किया। अल्जाइमर्स क्यों होता है? जब ब्रेन की ऑक्सीजनेशन इम्पेयर्ड होती है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती है, ब्रेन स्टार्ट श्रिंकिंग। जब ब्रेन श्रिंक होता है तो मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट जो है प्रोग्रेसिव इशू है, अगर उसको टाइमली डील नहीं किया गया और उसकी जो कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया तो वो What are the causes? हाँ, कॉजेज़ के अंदर देखें, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, शुगर है, हाई लिपिड्स हैं। अगेन एंड अगेन जब भी हम हेल्थ पे बात करते हैं रिलेटेड टू एनी मैटर, ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अफेक्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन का देखने के लिए आपको कि हाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग और नॉट, तो कॉग्निशन होती है कि जी हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम कितना कॉग्निनेट कर रहे हैं। फिर दूसरा, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। तीसरी चीज़ कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने हैं, क्वेश्चन आंसर, हमारी रिमेम्बरेंस कितनी है, हमारी मेमोरी कितना काम कर रही है, सुबह की बातें याद है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन की बैलेंस है, आपके रिफ्लेक्सेस हैं, एवरीथिंग काउंट्स, इट इज कनेक्टेड विद दैट ना। अब साइकेट्रिक एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अब उस स्ट्रेस रिलेटेड में अगर आपको चीज़ों की प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि हम समझते हैं अगर हमने एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले ली तो हम नफ्सियाती मरीज़ कहलाएंगे, लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह ग़िज़ा खानी पड़ती है उसी तरह उन दवाओं की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताएं ना, मैं एक मिसाल देता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए अगर एक हॉस्पिटल आ रहा है जिसके ऊपर कोई भी नाम लेके लिखा हुआ है कि फ़लाना नफ्सियाती हॉस्पिटल, तो आप एक दूसरे को उस पर टॉन्ट करते हैं, जी, मजाक बनाते हैं। हमारे यहाँ ये एक टैबू है कि भाई अरे भाई वो तो नफ्सियाती है। जिस तरह से शुरू में मैंने तज़किरा किया, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को उस तरह से नहीं लिया जाता, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, यानी कि अब मतलब यू नो इट, हाउ वी डील विद इट। तो ये इस तासुर की नफ़ी कैसे की जाए और अंडरस्टैंड कैसे किया जाए कि भाई ये वाक़तन ये कोई इशू है जो कि बड़ा सीरियस हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली बात आती है आपकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमें फ्रॉम द डे वन हमें नहीं बताया गया व्हाट इज़ ब्रेन एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो मसाइल हैं अगर उनको अर्ली चाइल्डहुड में डिस्कस किया जाए, एक प्रॉपरली उनको बताया जाए कि देखें हमने उसको नफ्सियाती को पागल कहना है, हम नफ्सियाती को पागल समझते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ट्रीटमेंट मौजूद है, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए। एक और चीज़ सर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, हाँ, इनके पास जाने का टाइम क्या है? किसके पास जाना चाहिए पहले, या क्या तरीक़ेकार? देखिए जी, साइकोलॉजिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनिशियल फेज़ में यू कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट, एक जिसे कहते हैं रिहैब फेज़ के लिए, एंड द साइकेट्रिस्ट, ऑल्दो अभी दोनों एक तरह से इंटीग्रेट हो गए, आपस में साथ बैठने लगे, एंड देन वेयर द साइकेट्रिस्ट समझता है कि उसकी ज़रूरत है तो वो वहाँ भेज देता है और उसको ज़रूरत है तो वहाँ भेज देता है। मतलब डॉक्टर, अच्छा एक चीज़ ये कि हम ज़रा एक आम तौर पे जो एक इस वक्त पब्लिक की बात कर लेते हैं,
इतने मसाइल हैं, महंगाई से लेके, बिजली के बिलों से लेके, टैक्सेस से लेके, 8-8 10-10 घंटे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। इतने स्ट्रेस वाले माहौल में जब आप घर जाते हैं तो वो कोई ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं, मेंटल एक्सरसाइज हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकें? आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली तो हर एक इस वक्त मिडिल क्लास से लेके एंड द लोअर मिडिल क्लास से फेस कर रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, आपकी डाइट मेजर्स, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप जैसे अपने आप को 1 से 1.5 घंटा शाम में दे रहे हैं फॉर वॉक, तो यू फील कंफर्टेबल। देखिए, मसाइल नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक फॉर पीपल दैट एलिवेट्स योर हार्ट रेट। हाँ, पूरा आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन, आप ये करके देखें, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब मुझे कार्डियक इशू हो जाएगी तो मैं 2 घंटे रोज निकालूंगा। लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा, यार ठीक है, आई एम फाइन। तो ये सबसे बड़ा हमारे प्रॉब्लम है कि हम वेट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होते हैं। हाँ, स्मोकिंग आपको बहुत हर्ट करती है, फैट डाइट आपको बहुत हर्ट करती है, वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं बिकॉज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस वो बैठे ही हैं मोबाइल लेके। बात आप बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत लिमिट कर दिया है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ लिमिट करने के लिए होता है हमारी सारी चीज़ें, हमारा वेट गेन हो रहा है, हम हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, हमारा जो है कार्डियक इश्यूज डेवलप कर रहे हैं, हम डायबिटिक हो रहे हैं, हमारे लिपिड्स बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली अफेक्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो हम अपनी खुशी फ़ोन पे, आपको भी अंदाज़ा होगा, रील्स देखते हुए उसमें 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, इज़ दैट हेल्पफुल फॉर आवर ब्रेन और इज़ दैट डैमेजिंग फॉर आवर ब्रेन? देखिए जी, उससे जहाँ डैमेजिंग और हेल्प की बात वहाँ आती है जहाँ ब्रेन एक्टिविटी क्या है आपकी। देखिए, इफ़ यू आर टेकिंग द थिंग पॉजिटिव, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं। स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें ना। हाँ, एक वही ना, आप एक लिमिट में काम करें, बट ये नहीं हो कि जी आपने बिल्कुल अपने आप को बैड बाउंड। और फिर क्या है, आप जैसे ही इफ यू आर टचिंग 50-55, आपकी जो है ना ओल्ड एज, जो ओल्डर एज वो पहले शुरू हो जाती है। और आजकल कहा जाता है जो मिलेनियल्स हैं, 90s के किड्स हैं, वो ज़्यादा देर से उन पर एज आ रही है बजाय जेंजी के। जेंजी ज़्यादा ओल्ड हो रहे हैं जल्दी, 30s में 40s उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह यही है कि आपकी एक्टिविटीज़ आप देखें ना, और उस पर सबसे बड़ा एक तोहफा हम लोगों के पास मावा का भी आ गया है जो हम लोग इस्तेमाल करें। इट्स ऑल्सो अफेक्ट्स अ लॉट, इट्स ऑल्सो अफेक्ट्स अ लॉट। आप अगर घर में मतलब किसी जगह पे, किसी इदारे में भी किसी पे टैक्स लगना चाहिए तो वो ये मावा और गुटखा, यानी कि वो सुन्न हो जाते हैं जो मावा यूज करते हैं। बिल्कुल, वो नुकसान कर रहे हैं अपने पैसे से अपना ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद खैरात रिजवी साहब, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर सर। आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये से नो टू मावा एंड गुटखा, जहाँ कोई निशानदेही हो तो बस भाई उस पे टैक्स लगा क्या करना है, टैक्स लगा दें आप गुटखे पर, फिर देखें कैसे खत्म। पहले लगा दें फिर टैक्स का सोचें। हाँ। अच्छा जी, अब ज़रा बात हम जब इसी हवाले से कर रहे हैं तो आपको ज़रा हम बताते हैं आपकी सेहत से मुतालिक इशू अब क्या हो रहा है। हैदराबाद के गुद्दू अस्पताल में नशे के आदी अफराद जो हैं उनका ना सिर्फ इलाज किया जा रहा है बल्कि इसे हम कहते हैं रिहैब, प्रॉपर रिहैब। वहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनको आर्ट, म्यूज़िक और दीगर जो स्किल्स हैं उसकी जो है तरबियत दी जा रही है। और इसमें सरकारी हम देख रहे हैं अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग बेहतर इस वक्त हो रहे हैं। तो मज़ीद इस हवाले से हमें बता रहे हैं जाम फरीद लाखो। सरकाउजी साइकेट्री अस्पताल गिद्दू बदर हैदराबाद में दाखिल नशे के आदी मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ हुनर का प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसके तहत सैकड़ों नौजवानों को मुख्तलिफ कामों की तरबियत दी जाती है। छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस के प्रोग्राम जो हैं वो हमने यहाँ लॉन्च किए हैं ताकि ये बच्चे जो हैं यहाँ से कुछ न कुछ जो है वो कोई स्किल लेके अपना कम्युनिटी में वापस जाए। आपने हमारे पास देखा होगा कि हम इनको बिजली का काम सिखवा रहे हैं ताकि ये जब सोसाइटी में जाएं तो वहाँ जाके ये कुछ कर सके। गिद्दू अस्पताल हैदराबाद में नशे से तंग होकर दाखिल होने वाले नौजवानों को इलेक्ट्रिक सप्लाई, म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स और दीगर क्लासेस दिए जाते हैं, जिनके तहत ये नौजवान हुनर सीखकर समाज में अपना मोराल बुलंद करना चाहते हैं। इधर में तकरीबन 4.5 महीने हो गए मुझे। अभी मैंने सारा बिजली का काम सारा सीखा है माशाल्लाह से। अभी हम यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहे हैं, यहाँ का स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल बहुत रखता है। गिद्दू अस्पताल हैदराबाद के इंतजामिया का कहना है कि इन नौजवानों को हुनर की तरबियत देने का मकसद उन्हें नशे से पाक और अपने पाँव पर खड़ा करना है। नशे की वजह से लाए गए ये नौजवान इलाज के साथ साथ तरबियत हासिल करने में भी मसरूफ़ हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज़ हैदराबाद। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद से मुतालिक केस की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि गुमशुदा शख्स को मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, वो जेल में है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ अरसे पहले आपकी पार्टी इसी तरह मुतासिर थी, आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है, लोग हमारे सामने फरियाद कर रहे हैं, लोग जमानत पर रिहा हो जाते हैं, उन्हें जेल के बाहर दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। इस केस में 15 रोज़ में रिपोर्ट जमा करें, ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला को भी तलब करेंगे। समात मुलतवी कर दी गई। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, वैसे इनकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं था तो बड़ा रुझान था किताबें पढ़ने का, लिखने का। बड़े बड़े राइटर, पोएट अब भी हैं, लेकिन जो क्वालिटी काम उस वक्त होता था अब वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बिकॉज हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए और हर चीज़ हम सोचते हैं शॉर्ट टर्म अच्छी सी बना लें, लोगों को लाइक्स मिल जाएं। 1 सेकंड 2 सेकंड की रील्स ही आजकल बहुत हिट हो रही हैं। लेकिन ये कि अब भी ऐसे होनहार बच्चे तालिब इल्म हैं जो बाकायदा शायरी भी कर रहे हैं और किताबें भी लिख रहे हैं। क्या बात है। तो ऐसी ही एक तालिबा से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम है शनाया राजानी। उन्होंने हाल ही में कैंगरू लिंग्विस्टिक्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है और IBA से यूज एंटरप्रेन्योर्स, इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से कहानी लिखने का कोर्स किया है। कम उम्री में मिडनाइट क्राइसिस, आप अंदाजा कीजिए, और वंडर टेल्स किताबें लिखी हैं। क्या बात है। तो हम शनाया से बात कर लेते हैं। शनाया राजानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शनाया, थैंक यू सो मच। आपका नाम इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, ज़रा हमें बताइएगा ये सब कैसे कर लिया इतनी छोटी सी उम्र में? मुझे वैसे ही बचपन से शौक था लिखने का और मुझे अपने कैरेक्टर बनाते थे अपने दिमाग में, और मेरी अम्मी को जब पता चला तो फिर मुझे वो टॉपिक देती थी जिसमें मैं अपनी स्टोरी लिखती थी। मैं छोटी छोटी स्टोरी लिखती थी, मेरी अम्मी में टॉपिक देती सच एज जैसे कि व्हाट इफ यू हैड अ पेट, आप पेट का नाम क्या रखोगे। तो इससे कर करके फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे तब भी शौक था। तो जब मैं खेलने जाती हूँ नीचे तो मेरे सारे दोस्त मुझे बताते हैं कि आप हमें स्टोरी बताओ, तो इससे मेरा शौक बढ़ता रहा। और फिर मैंने एक दफ़ा सोचा कि मैं एक स्टोरी लिख दूँ और सबको बताऊँ कि ये मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप लोग पढ़ें, इंस्पायर करने के लिए बच्चों को जो मेरे एज है कि वो लोग अपने फ़ोन से उठ के अपने लिए कोई जो उनको हॉबीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें। दैट्स वेरी स्मार्ट। तो शनाया, वैसे आप जिस तरह से बात कर रही हैं ना कि बचपन में, तो अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, और आप ये देखें उसमें आप इतनी स्मार्ट हैं। हम अपने बचपन का हवाला देते हैं तो इससे भी बात की जाती है। तो बहरहाल ये बताएं कि हमारे यहाँ आसपास स्टोरीज बहुत हैं और ऐसे में ये जो गैजेट्स हैं ना, ये हमें बड़े अच्छे लगते हैं कि फ़ोन हमारे पास हो, हमारे पास iPad हो, हमारे पास टैबलेट हो, लैपटॉप हो, तो उससे जान छुड़ा के आप इस तरफ फोकस कैसे करती हैं? मतलब जाहिर है कि वो अट्रैक्शंस तो काफ़ी होती हैं उधर भी। मैं भी क्या बोलते हैं, जब भी मुझे आई टायर्ड कि मैं अपना कम से कम टाइम स्पेंड करूँ अपने टैबलेट्स वगैरह के, क्योंकि वो बहुत हमको पता भी नहीं चलता कि हमने इतना सारा टाइम इसमें यूज़ कर लिया। तो बिफोर मैं जो भी मेरे दिमाग में आता है, सच एज आई क्लीन माई बेड, मुझे अपनी दूसरी बुक पे काम करना है तो मैं उस पर काम करती हूँ, अपनी बहन साथ करती हूँ, मैं अपनी अम्मी की हेल्प करती हूँ। जब तक मेरा टाइम ना जब मैं थोड़ा सा मेरा टाइम मिल जाता है, फ्री टाइम मिल जाता है, तब मैं अपना देखती हूँ, वो भी 20 या 10 मिनट्स। उसके बाद मैं वापस अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाती हूँ। अच्छा सर, अब आपकी बुक्स की बारे में जानना चाहेंगे, वंडर टेल्स और जो आपकी ये मिडनाइट क्राइसिस, आई थिंक ये नाम से ही मुझे इसमें कुछ हॉरर वाइब्स आ रही हैं। तो ये आप मतलब इसके पीछे स्टोरी क्या है, कैसे ये आइडिया है आपको? बेसिकली मिडनाइट क्राइसिस एक हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें एक लड़की अपने घर में उसकी अम्मी उसकी अम्मी को बीमारी हो गई है, क्योंकि उसकी जो एक भाई है ना, वो कोई क्रीपी जगह से आया था, तो फिर इसलिए वो इस बच्चे को अपने घर से निकालना चाह रही है। तो फिर वो पूरा अपना घर एक्सप्लोर करती है और फिर फाइनली उसको एक रास्ता मिल जाता है अपने बच्चे को निकालने के लिए। तो ये हॉरर स्टोरी है, लेकिन वंडर टेल्स इसका टोटली ऑपोजिट जानर है, क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं दूसरे लाइक टॉपिक्स तो एक्सप्लोर करूँ। तो वंडर टेल्स एक फैंटेसी जानर है जिसमें 6 स्टोरीज हैं और उन सब में एक मोरल होता है, लाइक हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू बी ओबीडिएंट। तो ये सारी मोरल स्टोरीज इसमें वंडर टेल्स। शनाया, एक और चीज़ भी है कि जब आप लिखते हो तो आपके लिए इंस्पिरेशन होना लाजमी है। फेवरेट कोई जो है? फेवरेट, आप किसको फॉलो करती हैं, किसको आइडलाइज करती हैं? फेवरेट कौन है? फेवरेट कौन है? फेवरेट कौन है? किसको फॉलो करती हैं, किसको आइडलाइज करती हैं? फेवरेट
मुझे पहले से इनन बाल्टन की बुक्स बहुत पसंद थी, जो उनकी समर स्टोरीज थी। उनकी समर स्टोरीज में सारी 50 स्टोरीज होती थी, मैजिकल वाली, फैंटेसी वाली। तो मैं हर रात एक ना एक स्टोरी पढ़ती थी। तो इनसे मुझे इंस्पिरेशन है कि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लिखती हैं, तो मैं भी लिख सकती हूँ, मैं भी दूसरों को बता सकती हूँ कि हाँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी 100 डेज और मिडनाइट क्राइसिस लिखी थी। अच्छा, और ओवरऑल आपके जो क्लासमेट्स हैं या इधर उधर आप जाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है? आई मीन बच्चे आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्या कहते हैं आपको? मेरे स्कूल में जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था अपने बुक के बारे में, तो ये सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारे क्लास में इतना कुछ होता नहीं है, जैसे कि इतने कोई बच्चे करते नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको बताया था कि मैंने एक बुक लिखी है, तो उनने फिर वो सारे प्रिंसिपल के पास गए थे और बोला था कि हमारे क्लासमेट की मेरी बुक हमारे शेल्फ में डाल दें। तो फिर ये लोग पढ़ते मेरी बुक। तो फिर और एक क्लासमेट तो मेरी एक और बुक लिखने की कोशिश भी की थी। अच्छा, क्या अभी तो आपके पास माशाल्लाह बहुत आप लिख सकती हैं और ज़बरदस्त आप लिखेंगे यकीनन। और बच्चों की जितनी बुक्स हैं वो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नन्ही लिखारी शनाया रजानी हमारे साथ थी और बड़ी ज़बरदस्त बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने उनकी फैमिली को भी पूरा क्रेडिट जाता है कि भाई उन्होंने आदत डाली बच्चे में। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, खबर है वो हम शेयर कर देते हैं। अपडेट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद जंजुआ की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हुसैन अहमद चौधरी हमें इसका अहवाल बताएंगे। जी देखिए, ये पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, जो कि लापता थे। उनकी बाजियाबी से मुतालिक अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद से लोग कैसे मिसिंग हो रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। ये हुकूमत क्या कर रही है? उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि अहमद जंजुआ को बाजियाब करवाने में कितना वक्त चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को दिन 12 बजे तलब कर लिया है और कहा है कि हमें अटॉर्नी जनरल आके बता दें कि हम क्या करें। 12 बजे मुकम्मल तफसीलात लेकर रिपोर्ट पेश करें और अदालत ने 12 बजे तक वक्फा करते हुए अटॉर्नी जनरल को तलब कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। जाते जाते उदास नहीं होना है। पाकिस्तानी टीम ने जी मैच जीते हैं पाकिस्तानी लड़कियों ने नेपाल से और 12वें ओवर में जीत लिया और भारत से हारी थी वो। कोई बात नहीं, लेकिन हम आखिर तक नहीं लेके गए। चले जी, इजाजत चाहते हैं, उदास नहीं होना आपने। ठीक है, कल फिर आऊंगा मैं।